मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण, आप सभी का चैनल लॉ इन मोशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। दोस्तों, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स क्या होता है, कैसे होता है और इसमें पीरियड ऑफ वेवर का क्या सीन है, ये तीनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स क्या होता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स वो होता है जहां पे दो पार्टी म्यूचुअली अग्री होते हैं सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पे कि हमें अब साथ नहीं रहना है, हमने सारी कोशिशें कर ली हैं, अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, उस केस में म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की बात आती है। दोस्तों, ये जब आप अगर एक्ट पढ़ेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B के अंदर में है। दोस्तों, आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे 13B का 1 क्या कहता है। दोस्तों, रिक्वायरमेंट होता है कि जब भी आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए ऑप्ट करें तो 1 साल का आपका सेपरेशन पीरियड हो चुका हो। सर, हम कैसे करेंगे और अप्लाई कैसे करेंगे? सेपरेशन पीरियड तो ठीक है, मेरा 1 साल का हो गया। तो जब आपका 1 साल का सेपरेशन पीरियड हो गया दोस्तों, तब हम क्या करते हैं, एक पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं और उस पिटीशन को ड्राफ्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, मूव करते हैं कोर्ट में। सर, ये इतना इजी है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट है छोटा सा। क्या है सर वो? बता दो हमें तो ट्विस्ट पता ही नहीं। जरूर बताऊंगा आपको। दोस्तों, वो ट्विस्ट ये है कि कोशिश करें आप कि पिटीशन में सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाएं। सर, ये क्या होता है? ये तो अपना अंडरस्टैंडिंग ही खराब है। अरे सर, ये बहुत जरूरी है क्योंकि म्यूचुअल जब डिवोर्स फाइल करेंगे और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो कल के डेट में आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, कुछ भी कर देगी, आपको क्या पता। तो दोस्तों, इसीलिए हम उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होगा उसको हम लिखेंगे, लिखित में करेंगे और दोनों पार्टी से साइन करवाएंगे। सर, वो कंडीशन क्या क्या होगा, कुछ तो बता दीजिए ना, बेसिक 1-2 तो बता दीजिए। जरूर बताएंगे, 1-2 क्यों, आपको ज्यादा से ज्यादा बताएंगे जितना पॉसिबल हो सके। दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें जरूरत है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, वो ये होता है कि आप उसमें ये श्योर करें, इंश्योर करें कि जो आपका सेपरेशन पीरियड है वो खत्म हो चुका है। दोस्तों, और क्या होगा सर, आप उसमें एसेट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बात करें। मान लीजिए कि घर है 10 करोड़ का, 4 घर है आपके पास, तो वहां पे बात होगी कि कौन किसके पास रहेगा, कौन सा घर रखेगा। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ और सामान है, यानी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी एसेट्स है आपके। और क्या सर, और भी बता दो ना। जरूर बताएंगे। स्त्री धन, उस पे भी जरूर आपको, अगर वो बोल रही है उनको वापस करना है क्योंकि वो उनका राइट होता है, तो आप उनको वापस दे दें, या जो भी आपका म्यूचुअली अग्रीमेंट होता है वो म्यूचुअली डिसाइड करके करें। और क्या होता है सर, और होता है ना सर भाई, क्यों नहीं होता है, जब अगर आप बच्चे की बात करें, वेडलॉक से अगर कोई बच्चा आया है तो उस बच्चे का क्या करेंगे? अब थोड़ी ना नाथालय में जाके डाल देंगे, तो उसकी भी बात होगी कि चाइल्ड कस्टडी किसके पास होगी, ये भी चीज आप वहां पे मेंशन करेंगे। दोस्तों, सर ये सब तो हो गया, अब क्या, अब तो छोड़ो ना, बहुत हो गया सर। नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी बहुत बाकी है। मेन चीज तो बाकी है, मुद्रा, यानी कि वहां पे एल्यूमिनी और मेंटेनेंस की भी बात हम करेंगे कि कितना हम मंथली दे जब तक डिवोर्स ना मिले, या फिर जो एल्यूमिनी अमाउंट है कि लम सम में हम इतना देंगे, हमारा खत्म, आज के बाद हम साथ नहीं रहेंगे। जो भी आपका डिसाइड होगा एल्यूमिनी अमाउंट, वो भी आप करेंगे। दोस्तों, सर इतना सारा तो हो गया, आप कितना बताओगे, अब तो बस करो बस करो। अच्छा ठीक है दोस्तों, हम इसको बस करते हैं, लेकिन और भी चीजें बहुत सारी होती है टर्म्स एंड कंडीशन, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। जो भी इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको क्लियर बता देता हूं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, ये आएंगे। उसके अलावा मान लीजिए जितने भी है, जैसे मोड्स ऑफ पेमेंट क्या होगा, फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन का, और भी जो चीजें हैं, जितने भी आपकी एग्रीमेंट म्यूचुअली अग्रीड होंगे किसी टॉपिक पे, ये होगा ये नहीं होगा, वो सब उसमें इंक्लूड होगा टर्म्स एंड कंडीशन में। कोई फिक्स नहीं है, यही होगा दोस्तों, इसीलिए इसका आप जरूर ध्यान रखें। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बार बन गया, पिटीशन एक बार ड्राफ्ट हो गया, हमने दोनों को अटैच किया। दोस्तों, अटैच करने के बाद में हम क्या करेंगे, सीधा उसको जो है उसमें वकालतनामा अटैच करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो लगाएंगे और उसको हम फाइलिंग के लिए तैयार कर लेंगे। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सर, डॉक्यूमेंट्स का ही तो दिक्कत आता है, हम तो पिटीशन तो कॉपी मार लेते हैं सर, सीनियर से लेकर के जब कंप्लीट किया तो, लेकिन अब हम कैसे जाए, कहाँ क्या करें। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन मोस्टली यही डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं। एक हो गया मैरिज सर्टिफिकेट। सर, मैरिज सर्टिफिकेट तो हर किसी के पास होता ही नहीं है, आप तो बेवकूफ बना रहे हो ना। दोस्तों, बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, ये कंडीशन है। आपके पास अगर नहीं है तो आप मैरिज कार्ड भी लगा सकते हैं। दोस्तों,
मैरिज कार्ड। उसके बाद क्या चाहिए सर, और भी बता दो। 4 फोटोग्राफ्स चाहिए दोस्तों। सर कौन सा, वो पासपोर्ट वाला? जी वही वाला, लेकिन शादी के समय का हो तो और अच्छा है। दोनों यानी कि दोनों का ज्वाइंट फोटोग्राफ्स चाहिए दोस्तों, ज्वाइंट फोटोग्राफ्स ही हमें चाहिए 4। और क्या चाहिए सर, और बताओ ना। अगर आईटीआर अवेलेबल है तो पिछले 3 साल का आईटीआर भी लगाएं। सर इसका क्या जरूरत है, जरूरत है दोस्तों। और क्या लगाएं सर, ये बता दो। कि ये दोनों तो हमने लगा दिया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा दिया हमने, आईटीआर भी लगा दी हमने। सर अब हम क्या लगाएं? तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप लगा देंगे, और भी डॉक्यूमेंट्स है कि सेपरेशन में आप रहे हैं, इसके लिए एविडेंस रिलेटिंग टू दैट वो भी लगाए हैं आप। सर और क्या लगाएं, अब बस करो ना, इतना सारा डॉक्यूमेंट हम कहां से लाएंगे? दोस्तों छोटी मोटी डॉक्यूमेंट आपको मिल लीजिएगा, क्लाइंट को ले लेंगे, बस क्लाइंट आपको जरूर देगा। और क्या चाहिए सर, एविडेंस रिलेटिंग टू कि वो दोनों ने सारा कुछ साम दाम दंड भेद ट्राई कर चुके हैं कि हम साथ रहेंगे यार, हम लोग अलग नहीं होना चाहते, साथ रहेंगे। लेकिन किसी भी रीजन से, चाहे वो टेम्परामेंटल इश्यू हो या कोई और रीजन हो, वो साथ नहीं रह सकते, ऐसा उनको लगता है या ऐसा उन्हें फील होता है, या वो फील कब होता है, ट्राई करने के बाद। तो उसका भी डॉक्यूमेंट हम लगाएंगे दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हम लगाएंगे ही। सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों ही पार्टीज जो होंगे, पिटिशनर 1 पिटिशनर 2, दोनों के तरफ से वकालतनामा हम लगाएंगे। ये नहीं कि एक ही वकालतनामा आप साइन मार दिए पिटिशनर 1 पे, आप ही कर दिए पिटिशनर 2 पे, दोनों के तरफ से अलग अलग वकालतनामा लगेगा दोस्तों। तो ये दोनों हम ज्वाइन करेंगे और सारा डॉक्यूमेंट्स हम लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, पेजिनेशन करेंगे और उसका कॉपी हम बनाएंगे और जाके हम फाइल कर देंगे। 2 कॉपी जनरली लगता है, हम फाइलिंग के लिए हम फाइल कर देंगे, एक अपने लिए ले रख लेंगे, रिसीविंग करवा लेंगे उस पे, जिससे हमें फ्यूचर में काम आ जाए जब हम जाएंगे ब्रीफिंग के लिए। दोस्तों और क्या जरूरत है, दोस्तों जरूरत यह है कि वो दोनों प्रेजेंट हो उस दिन, ऐसा ना हो कि वो प्रेजेंट ना हो। और सर ये तो लिख ही दिया कि हम ये करेंगे तो वहां पे तुम कर भी जाए, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका क्लाइंट जब वहां पे होगा, जज उनसे पूछेगा तो उस समय इस बात की जरूर ध्यान रखें कि वो दोनों उसको एक्सेप्ट करें कि जी हम लोग अलग होना चाहते हैं। जो भी उसको फाइल करने से पहले अटेस्ट करवा लेना होता है, कई जगह पे ओसी से करते हैं, कई जगह पे नोटराइज्ड होता है। तो जो भी कंसर्न होगा उसको हम वो कर लेंगे नोट। उसमें नोट क्या है आपके लिए कि उसमें कोर्ट फी जरूर लगाएं आप, वेलफेयर जो होता है वो लगा दे। ये सब छोटी छोटी चीजें भूले नहीं आप। सर ये सब हो गया, सब हो गया, फाइलिंग हो गया, अब क्या होगा ये बताओ ना, इतना घुमा रहे हो आप, जरूर बताएंगे, घुमाएंगे क्यों आपको दोस्तों। तो अब होगा ये कि अब आप जैसे ही वहां पे प्रेजेंट करेंगे, वो जज साहब आपसे पूछेंगे दोनों पार्टी से कि अच्छा आप डिवोर्स चाहते हैं? मैंने बोला हाँ जी सर हम डिवोर्स चाहते हैं, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हम नहीं रह सकते सर, अपने बस का नहीं है रहना। इनसे भी पूछेंगे सर आप बताइए, आप भी रहना चाहती हैं? नहीं मैं भी नहीं रहना चाहती इनके साथ, ये तो रह ही नहीं सकता, मैं रह नहीं सकती इनके साथ। तो दोस्तों ये भी जरूरी है। वहां पे अगर हमने ऐसा हो गया, कहानी खत्म। वहां पे क्या फिर आपको जनरली सेम डे नहीं करते हैं, तो अगले दिन या फिर नेक्स्ट डेट आपको देंगे फर्स्ट मोशन मूव करने के लिए। आप आएंगे, जो भी आपका एग्रीमेंट है, सपोज कुछ अमाउंट है जो भी है आप उनको देंगे। फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन 2 पार्ट में जनरली डिवाइड होता है, तो वो उनको देंगे, फर्स्ट मोशन मूव हो जाएगा। या तो आप पहले दे दिए, जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है वही में आप लिख चुके होंगे, उसके हिसाब से आप करेंगे तो फर्स्ट मोशन मूव हो जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है दोस्तों 13 क्लॉज 2। सर वो क्या कहता है, अरे वो ये कहता है दोस्तों कि 6 महीने उन दोनों के बीच गैप होना चाहिए, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या था दोस्तों कि सेपरेशन पीरियड 1 साल का होना चाहिए म्यूचुअल डिवोर्स से पहले। दोस्तों दूसरा क्या है कि अब तो हमारा फर्स्ट मोशन मूव हो गया, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 6 महीने का डिफरेंस होना चाहिए, तभी जाके सेकंड मोशन मूव होगा। सर 6 महीना इंतजार करेंगे, अगर वो दोनों जल्दी में, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसका भी उपाय है। उसके लिए एक है पीरियड ऑफ वेवर, वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट मोशन आपका मूव हो चुका है, अब आप सेकंड मोशन 6 महीने बाद मूव करेंगे। और उसमें मेमोरेंडम में आपने सारे डिटेल्स लिख लिया कि फ्यूचर कोई लिटिगेशन नहीं, आपके अगेंस्ट में केस नहीं करेगी वो, या जो भी जितने भी अभी जितना केस किया सारा विड्रॉ करेगी, ये सब कुछ हमने कर लिया जो भी वहां पे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि सेकंड मोशन मूव हो गया, उसके बाद में जाके हम कोर्ट में जाए, कोर्ट क्या है डिक्री कर देगी, डिक्री ऑफ डिवोर्स, वो आपको मिल गया, उसके बाद आपका काम खत्म। लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ वकील साहब, क्योंकि इस बीच में एक प्रॉब्लम आता है, मैंने आपको बताया पीरियड ऑफ वेवर, 6 महीना, क्लाइंट रेडी नहीं होता कई बार। तो दोस्तों पीरियड ऑफ वेवर के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है,
हरवीन कौर का, अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। इसमें क्या है सर, ये तो वैसे ही आप बात कर रहे हो। दोस्तों इसमें ये बोला गया है कि कुछ कंडीशन है उसके 4-5, आप देखिएगा वो जजमेंट जरूर पढ़िए। उस कंडीशन में जो है उनको जहां पे इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन हो, यानी कि कोई पॉसिबिलिटी ना हो फिर दोबारा होने की, तो और भी कुछ कुछ कंडीशंस है। तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं कि सेकंड मोशन का एक एप्लीकेशन आप मूव करेंगे पीरियड ऑफ वेवर का, और एप्लीकेशन मूव करने के बाद में आपका ये फिर डिस्क्रिशन है जज साहब का, वो आपके पीरियड को वेव ऑफ कर सकते हैं अगर उनको लगा कि नहीं नहीं ये जरूरी है करना। तो दोस्तों हरवीन कौर का जजमेंट में एक लाइन, लेकिन फिर वहां पे जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ये होता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ठीक है आपने मूव कर दिया, लेकिन क्वेश्चन कहां पे आता है कि 13(1) ये कहता है कि सेपरेशन पीरियड 1 साल का होना चाहिए। 1 साल का अगर है तो हम डिवोर्स मूव कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये फिर कहता है 6 महीने का गैप लेके सेकंड मोशन मूव करेंगे। पीरियड ऑफ वेवर कहता है सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं आप, लेकिन यहां पे क्या है कि जो हरवीन कौर का जजमेंट है उसमें क्या है, उसमें वो कहते हैं पैराग्राफ नंबर 18 में कि आपका अगर पीरियड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ सेपरेशन टिल द डेट ऑफ फर्स्ट मोशन, याद रखिएगा टिल द डेट ऑफ फर्स्ट मोशन, अगर 1.5 साल है 1.5 years, तभी आपको वेवर का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि तभी आप वेवर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। दोस्तों इसमें इंटरप्रिटेशन को लेकर थोड़ा सा इश्यू जरूर है, लेकिन आप इसको मुझे आप लोग भी इसमें कीजिएगा, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा जो आपको लगे। दोस्तों मैं आपको पैराग्राफ नंबर 18 पढ़ के थोड़ा सा बता रहा हूं कि वो क्या कह रहे हैं हरवीन कौर के जजमेंट में। तो दोस्तों उसमें ये है पैराग्राफ नंबर 18 में कि the statutory period of 6 months specified in section 13b clause 2 in addition to the statutory period of 1 year under section 13b clause 1 of separation of party is already over before the first motion itself। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मोशन मूव करने से पहले आपका क्या होना चाहिए कि 1.5 साल खत्म होना चाहिए। all effort for mediation conciliation including effort in terms of order 32A rule 3 CPC section 23(2) of the act, section 9 of the family court act to reunite the parties have failed and there is no likelihood of success in that direction by any further effort। दोस्तों ये सेकंड क्लॉज है। थर्ड है द पार्टीज हैव जनरली सेटल्ड देयर डिफरेंस इंक्लूडिंग एलिमिनी कस्टडी ऑफ चाइल्ड और एनी अदर प्रोसीडिंग और पेंडिंग इश्यू बिटवीन द पार्टीज, द वेटिंग पीरियड विल ओनली बी प्रोलोंग देयर एग्नॉय। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो उनको दे देना चाहिए डिवोर्स, उनको अलाउ कर देना चाहिए पीरियड ऑफ वेवर डिवोर्स में। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3-4 चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए कि पीरियड ऑफ सेपरेशन 1.5 साल हो जाना चाहिए, तभी सेकेंड मोशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, आपको मैंने जैसे पहले ही बोला साम दाम दंड भेद कि हम अब रहना चाहते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी कुछ भी ना बने तो वो भी जरूरी है। एल्यूमिनी अमाउंट आप डिस्कस कर लें, उसका जो मेमोरेंडम बना है आप उसमें कस्टडी की बात कर लें, आप प्रोसीडिंग्स की बात कर लें जो आपका चल रहा हो। अगर मान लीजिए ऑलरेडी कोई केस है जो कि सपोज कीजिए 13(1) में फाइल हुआ था लेकिन वो कन्वर्ट हो गया 13b में, कि आपने वो किया कि 13b में कन्वर्ट करके हम म्यूचुअली लेते हैं, आप थक गए लिटिगेशन से, तो दोस्तों उस समय में जो भी प्रेजेंट आपके अगेंस्ट में लिटिगेशन है उसकी बात होनी चाहिए मेमोरेंडम में कि हम सब वापस कर लेंगे जो आपने मेरे अगेंस्ट किया है, और वो बोलेगी कि हम सब वापस कर लेंगे जो आपने मेरे अगेंस्ट किया है। तो दोस्तों ये भी जरूरी है, और ये सारा कुछ एक एक चीज होगा। इसके बाद ना इसमें मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊंगा कि हाईकोर्ट का भी इसके इंटरप्रिटेशन पे एक पटियाला हाउस में जजमेंट था, उनका जजमेंट के अगेंस्ट में अपील गया था दिल्ली हाईकोर्ट में, वहां पे उनका एक ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा, वो ऑब्जर्वेशन आप खुद देखिएगा कि क्या है और उसमें क्या बोला गया है। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, लिंक दोनों ही, मैं अमरदीप कौर का भी जो है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर वो भी डालूंगा, और दूसरा जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जेवीजी वर्सेस नेम चेंज करके डाला हुआ है, वो भी मैं डालूंगा उसमें, दोनों के लिंक मैं आपको डाल दूंगा, आप जरूर देखें और उस देखने के बाद एनालाइज करें, और फिर जो भी होगा वीडियोस का वो मुझे आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। दोस्तों आखिरी बात खत्म नहीं हुआ अभी,
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आ पाऊं। दोस्तों फिर से मिलेंगे हम अगली बार, और अगली बार हम डिस्कस कर रहे होंगे हाउ टू रिसर्च इन लीगल फील्ड, स्पेशली जजमेंट के ऊपर। दोस्तों लीगल रिसर्च इसी के साथ खत्म। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।